पंचायत समिति में अब तक के नतीजे। पंचायत समिति में कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। 1537 में से 1488 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने 641 वार्ड जीते हैं। बीजेपी के खाते में 532 सीट आई। आरएलपी ने 40 सीटें जीती। अन्य 275 वार्ड पर जीते हैं। तो गांव की सरकार के नतीजे लगभग आ चुके हैं। 641 वार्ड पर हाथ का परचम लहराया, वहीं 532 वार्ड पर कमल खिला है। 40 वार्ड पर आरएलपी और 275 वार्ड पर निर्दलीय। यानी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस के पीछे पीछे। बहुत ज्यादा फासला नहीं दोनों के बीच में। और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े, आरएलपी ने 40 सीटों के ऊपर पंचायत समिति सदस्य में कब्जा जमाया। इसके अलावा निर्दलीयों ने भी सबको चौंकाया है, क्योंकि निर्दलीय भी भारी तादाद में जीतकर सामने आए हैं। आंकड़े आपके सामने। 1488 के आंकड़े आ गए। 532 बीजेपी, 641 कांग्रेस, 315 पे अन्य। मिठाई बांटने और बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीर लगभग साफ है और सबसे ज्यादा सीटें पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में कांग्रेस के खाते में। उसके बाद बीजेपी ठीक पीछे कांग्रेस के। बहुत ज्यादा फासला आंकड़ों को देखकर नहीं कहा जा सकता। 532, 641, यानी 641 कांग्रेस, बीजेपी 532, निर्दलीय 315 और 40 के करीब आरएलपी। तो गांव की सरकार की तस्वीर लगभग साफ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रेम नारायण के साथ। प्रेम, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, नतीजे ऑलमोस्ट सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी भी लगातार बनी हुई है। निर्दलियों ने और आरएलपी ने खूब चौंकाया। प्रेम जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। कांग्रेस ने जो पिछले जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव हुए थे, उसी के मुताबिक एक बार फिर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। और बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन ये कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह कोरोना काल में अपना काम किया, बेहतर मैनेजमेंट किया, उसके परिणाम दिखाई दिए हैं। और जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हुए थे, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर ग्रामीण मतदाताओं में वापसी की है और दमदार तरीके से चुनावी जीत दर्ज की है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम आरएलपी के रहे। आरएलपी अपने गढ़ से बाहर निकलकर अन्य जिलों में भी अपनी एहसास मौजूदगी है वो दर्ज करा रही है। और 33 सीट जीतने का मतलब है कि आरएलपी निकट भविष्य में राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जी प्रेम, ठीक कहा आपने, क्योंकि अपने जिले से बाहर निकलकर दूसरे 6 जिलों में जाना और जो बिल्कुल नई पार्टी के तौर पर राजस्थान में अपने लिए तीसरा विकल्प ढूंढ रही है, उसकी 40 सीटें आना वाकई जो है वो आरएलपी के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन बाकी दोनों पार्टियों के लिए अभी से मंथन का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल आसिफ जी, कांग्रेस ने बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन ये इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान ये बढ़त बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी सरकार को और भी काम करना है। ग्रामीण मतदाताओं ने सरकार को संकेत दिए हैं कि यदि जनता के हित में काम नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी की भी कोई बहुत अच्छी हालात नहीं कही जा सकती। जिस तरह चुनाव से पहले बीजेपी के नेता दावे कर रहे थे कि इन 6 जिलों के चुनाव परिणामों के बाद
गहलोत सरकार है उसकी जो तस्वीर है साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के अनुकूल भी ये परिणाम नहीं आए हैं और कांग्रेस ने विशेषकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नीति है उन पर ग्रामीण मतदाताओं ने एक बार फिर मोहर लगा दी है। जी आसिफ। प्रेम, ये जो चुनाव हुए थे इनमें केंद्र के मुद्दे हावी रहे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो ज्यादा जो निकलकर सामने आया, जो हमारे साथियों ने रिपोर्ट्स की, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा, किसानों का मामला एक बड़ा मुद्दा रहा। इन्हीं मुद्दों ने जो है वो इस चुनाव में काम किया। देखिए आसिफ जी, जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं इन पे आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दे उतने हावी नहीं होते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी होते आए हैं, जैसे बिजली, पानी है और अन्य जो मेडिकल की सुविधा है, इस तरह के मुद्दे हावी होते रहे। लेकिन जिस तरह लगभग 8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है उसे साफ जाहिर है कि किसान आंदोलन का असर भी इन चुनावों में दिखाई दिया है और ग्रामीण मतदाता है उन्होंने कहीं न कहीं अपनी नाराजगी प्रकट की है बीजेपी के प्रति। संभवतः यही कारण है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से पीछे रहना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर आपने सही कहा, किसानों को मुद्दा हावी रहा और इसका फायदा कांग्रेस से ज्यादा फायदा हनुमान बेनीवाल की पार्टी को मिला है। जिस तरह हनुमान की बेनीवाल की पार्टी है उसको 40 सीटें मिली है, साफ जाहिर है कि हनुमान बेनीवाल ने किसानों के हित में जो आवाज उठाई थी उसका। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से इस वक्त की खबर मिल रही है, मोबाइल टावर पर एक दामाद चढ़ गए हैं। झगड़े की वजह से ये दामाद साहब टावर पर चढ़ गए। समझाइश के बाद इस युवक को नीचे उतारा गया। खींवसर के लालाप गांव की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें एक गांव की जोधपुर से, और यहां पर जो है वो जानकारी प्राथमिक तौर पर मिल रही है। उसके अनुसार जवाई साहब नाराज हो गए अपने ससुराल वालों से और किसी बात की नाराजगी को लेकर ये अपने ही ससुराल में जाकर टावर पर चढ़ गए। गांव वालों ने समझाइश की, नीचे उतारा, फिर दामाद साहब नीचे उतर कर आए हैं। पूरी तरीके से एक फैमिली ड्रामा इसे कहा जा सकता है। टावर या इस तरीके की 11 केवी की लाइंस आजकल इन्हीं मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। आए दिन टावर या बिजली के खंभों पर चढ़ने की ये तस्वीरें राजस्थान में अब आम होने लगी हैं। और अब बात रफ्तार के कहर की। अजमेर में बीती देर रात आदर्श नगर थाना इलाके में भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा पर्वतपुरा बाईपास पर मामा के ढाबे के पास हुआ, जहां एक ट्रेलर गलत दिशा में आते हुए ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई जबकि दोनों वाहनों के खलासी घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस ने घायलों को जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू करवाया। अजमेर की यह घटना है जहां ट्रक ट्रेलर में टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, दोनों ड्राइवर थे और इसके अलावा 2 लोग घायल हुए हैं। भीषण सड़क हादसा। भीलवाड़ा में चोरों ने इस बार जैन मंदिर को निशाना बनाते हुए चांदी के छत्र सहित लाखों की नकदी चुरा ली। चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी कस्बे के सदर बाजार के शीतल नाथ जैन मंदिर में यह वारदात हुई, जिसमें दानपात्र को तोड़कर चोरों ने करीब 2 लाख नगद, चांदी के 29 छत्र चुरा लिए। बारा पुलिस ने एक डांस क्लास संचालक के खिलाफ पॉक्सो और बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी 5.5 महीने से उसके साथ बलात्कार कर रहा है। मां का आरोप है कि आरोपी के बलात्कार करने से उसकी बेटी गर्भवती हो गई। पुलिस के मुताबिक 13.5 साल की पीड़िता डांस क्लास में जाती थी, जहां संचालक ने नाबालिग को डरा धमकाकर बलात्कार किया। बाद में वो नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता की मां के अनुसार बेटी के गर्भवती होने पर उन्हें पता चला। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है।
आरोपी युवक फरार है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी है। एक बच्ची के साथ जो 12-13 साल की है, वो कहीं किसी क्लास में जाती थी, उसके साथ कोई दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बालिका का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया है और उसके बयान करवाए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। सिंचाई पानी के रेगुलेशन में बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर गंगानगर के नई मंडी घड़साना एसडीएम दफ्तर पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस के सामने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सिंचाई पानी का रेगुलेशन जारी नहीं किया जाएगा और बिजली बिल माफ नहीं किए जाएंगे, तब तक विरोध जारी रहेगा। उनका कहना है कि पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी कम दिया जा रहा है, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। कलेक्टर महोदय से वार्ता हुई थी। विधायक जी और पार्टी के सारे पदाधिकारी साथ में थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने कोई रेगुलेशन जारी करने से कतई मना कर दिया है। रेगुलेशन वो जारी नहीं करेंगे, पेयजल का पानी देंगे। और जबकि हमारा आज से अनूपपुर शाखा का रेगुलेशन तय था। रेगुलेशन तो नहीं बना, पर मौखिक रूप से और विधिक रूप से भी अनूपपुर शाखा को पानी मिलना चाहिए था। वो कल हमें पता लगा कि वो पानी हमें नहीं दे रहे हैं समय पे। हमें कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में 9 साल के बच्चे में जन्मजात विकृति का सफल ऑपरेशन किया गया। बच्चे के दिमाग से 125 ग्राम की गांठ निकालकर डॉक्टरों ने नया जीवन दान दिया। मरीज का ऑपरेशन बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मरीज के दिमाग में गांठ काफी बड़ी थी और बाएं हिस्से में थी। इसलिए ऑपरेशन के बाद मरीज को लकवा होने की और बोलने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज को कोई परेशानी नहीं हुई और मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है। ऑपरेशन में डॉक्टर एसएन गौतम, डॉक्टर बनेश जैन, डॉक्टर मनोज सिंगल और डॉक्टर खुशबू मालव का योगदान रहा। ये शिशु रोग विभाग में सर में दर्द, कमर में दर्द और पेट दर्द की समस्या लेके गया। वहाँ पर उन्होंने इसकी जांच कराई। जांच कराने पर एमआरआई में पता चला कि उसके लेफ्ट टेम्पोरल लोब में एक गांठ है। तो उन्होंने हमारे पास परामर्श से तो भिजवाया। मरीज जो कि 9 साल का था, बच्चा था, छोटा था, तो मरीज के रिलेटिव से सहमति के उपरांत उसके ऑपरेशन का निर्णय लिया। ऑपरेशन उसका 25 तारीख को ट्रांसफर लेके 27 तारीख को किया अगस्त को। मरीज का ऑपरेशन बड़ा जटिल था, क्योंकि वो टेम्पोरल लोब में बड़ा ट्यूमर था। 100-150 ग्राम करीब की गांठ थी उसकी, और वो पोस्ट ऑपरेटिवली मोटर एफेजिया और हेमीप्लेजिया होने के चांसेस रहते हैं। तो सहमति के बाद उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज को बूंदी में परिवार के मुखिया की ब्लैक फंगस से मौत के बाद भी पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। ये परिवार लेसरदा गांव का रहने वाला है। मृतक हंसराज पांचाल की पत्नी और बेटी ने कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के साथ कलेक्टर मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि हंसराज की 24 मई को जयपुर में मौत हो गई थी। कलेक्ट्रेट में अपना दुख बताते हुए हंसराज की विधवा पत्नी मीना की आंखें भर आई। मीना ने कहा कि सोचा नहीं था कि परिवार को ये दिन देखने पड़ेंगे। पति के इलाज में 7 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया। अब 17 साल का बेटा और 19 साल की बेटी, आगे की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। परिवार 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। कांग्रेस नेता शर्मा ने कलेक्टर से मिलकर पूरी जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि दुखद है कि परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। के पापा थे, जो कुछ भी थे जो, और इसके दादाजी के भी कैंसर की बीमारी है 5 साल से। अब बताओ 7 लाख रुपए लग चुके हैं। अब हम कहाँ से तो कर्जा चुका है और कहाँ से खाने पीने का ये करें। अभी कोई सहायता नहीं मिली अभी तक? कोई सहायता नहीं मिली। 3 महीने हो गए। भूखे मरने की नौबत आ गई। भूखे मरने की नौबत है, और इनकी कुछ फीस की भी कुछ सुविधा नहीं हुई। ये लड़की 12वीं में पढ़ती है, लड़का भी 12वीं में पढ़ता है। 12वीं पास हो चुकी है। सहायता मिलनी चाहिए। सहायता मिलनी चाहिए हमें। इनके परिवार को आज दिन तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, और ब्लैक फंगस से इसकी मृत्यु हुई है। इसमें काफ़ी इलाज में पैसा लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाया। तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि सरकार को कुछ न कुछ इनकी सहायता करनी चाहिए। अब बात विधायक के अनोखी मुहिम की। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कोरोना काल में खुद को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक और व्यायाम की पहल की थी, जो कि धीरे धीरे मुहिम का रूप ले चुकी है। इस मुहिम में एक पखवाड़े में 100 से ज्यादा लोग जुड़ गए और सुबह 5 बजे उठकर विधायक इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचते हैं और योगा व्यायाम में सबके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाता है। विधायक की इस मुहिम की हर तरफ तारीफ हो रही है।
सब लोगों की इच्छा थी कि हम स्टेडियम में घूमें। लोग घूमते तो सब हैं, डेली योगा भी करते हैं, सब तरह घूमते भी हैं, पर एक साथ घूमने से अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है और एक साथ घूमने से एक मोटिवेट भी होते हैं। तो शहर के लोग कैसे घूमें, कैसे क्या करें, इसलिए मोटिवेट भी हो रहे हैं और घूमने का भी अच्छा एक अच्छी परिपाटी बनी है और अच्छी थोक मात्रा में सभी लोग यहाँ शहर के प्रबुद्धजन सब घूमने आ रहे हैं। हमारे विधायक महोदय की प्रेरणा से और जो उन्होंने जो सबको कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, सबका स्वास्थ्य सही रहे और सबको जो है ग्राउंड में घूमने आने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके कारण से हमारे कार्यकर्ता लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुहिम में उन्होंने पूरा सहयोग देकर के सवेरे अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और जल्दी यहां आकर के घूमने का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और जो एक नई उमंग आएगी। अजमेर जिले के सावर कस्बे की रहने वाली सेलिस्ती करूरिया अब फिल्म और टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखेंगी। सेलिस्ती की यहां तक पहुंचने की कहानी एकदम फिल्मी है। वैसे एक समय सेलिस्ती को अपनी लिखी कहानियां और कविताएं करियर में बाधा लगती थी, तभी 8 साल पहले इन्होंने अपनी लिखी कहानियां और कविताओं को जला डाला। इस बीच कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगी, लेकिन मन नहीं माना और फिर से लिखने की ठानी। इस बीच एक किताब लिखी जिसे देश के 100 डेब्यू नॉवल के लिए चुना गया। हाल ही में सेलिस्ती को अपने नॉवल चमंडे का लुटेरा के लिए रिमार्केबल वुमन अवार्ड मिला। वनस्थली विद्यापीठ से माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही सेलिस्ती के लिखे गए नॉवल ने कई अवार्ड जीते। हाल ही में इन्हें अपने नॉवल चमंडे का लुटेरा के लिए रिमार्केबल वुमन अवार्ड से भी नवाज दिया गया और मुंबई की एक नामी कंपनी ने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इनका चयन किया है। तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारा स्ट्रगल होता है, लोग उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मिडिल क्लास फैमिली को मैं सपोर्ट करने के लिए या उन लोगों की गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी में मैंने ज़मीनी स्तर की तथ्य दिखाने की कोशिश की है कि कैसे लाइफ में लोग स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उस स्टोरी को मैंने दिखाया अपनी बुक में चमड़े का लुटेरा। उनसे लिखने का मतलब शौक़ था, लिखती रहती थी ये, लेकिन अपने जो सपने थे इसके और ज़्यादा कुछ करने का, लेकिन लड़की होने के नाते ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पाए हम। तो इसका जो लिखने का था हुनर, उसको इसने बरकरार रखा और नोवेल लिखी इसने चमड़े का लुटेरा। पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराया है। आज भारत की झोली में 2 गोल्ड आ गए। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता। बैडमिंटन में एक और मेडल पक्का है। सेमीफाइनल जीत कृष्णा नागर ने मेडल पक्का किया। गोल्ड के लिए अगला मुकाबला। तो प्रमोद भगत एक और गोल्ड ले आए हैं भारत के लिए। पैरालंपिक से लगातार भारत के लिए खुशखबरियों का दौर सिलसिला जारी है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने ये गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को उन्होंने हरा दिया। लगातार टोक्यो में पहले ओलंपिक, फिर पैरालंपिक। ओलंपिक में भारत के हिस्से में गोल्ड आया और पैरालंपिक में लगातार गोल्ड की झड़ी। बैडमिंटन में अब दूसरा गोल्ड प्रमोद भगत ने जीता है। एक ही दिन में 2 गोल्ड। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराते हुए उन्होंने इस गोल्ड पे कब्जा किया। जयपुर डेयरी में संचालक मंडल सदस्य पदों के चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है। 12 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। इस दौरान 1256 दुग्ध उत्पादक समितियों के अध्यक्ष वोट डालेंगे, जिसके बाद दौसा जिले के 2 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं जयपुर जिले के 10 सदस्य चुने जाएंगे। 12 सदस्यों के चुनाव के बाद कल डेयरी चेयरमैन पद के लिए चुनाव होंगे। डेयरी चेयरमैन के लिए ओम प्रकाश पूनिया और मोहन बदाला के बीच मुकाबला हो सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।